रंगपुर नाम के एक छोटे से गांव में विक्रम और पूजा दो भाई बहन रहते थे। माँ बाप कुछ साल पहले आई महामारी में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों भाई बहन खुद ही एक दूसरे का सहारा थे। एक दिन अपने ही धुन में झूलती हुई पूजा खेत से लौट रही थी। चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। अब आई है तू पूजा, सूरज सर पे चढ़ाया और तू फूलों की ट्रांसफॉर्म गांव में घूम रही हो। अरे भैया, मैं जल्दी आने वाली थी, लेकिन कमला काकी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। निकालने में थोड़ी देर हो गई। तेरा क्या है, तू तो सबकी मदद करती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। भैया, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? माँ कहती थी जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। माँ अब नहीं है पूजा, और उनके कहे बातों की अब इस दुनिया में कोई मोल नहीं रहा। अब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। राज की बातें सुनकर पूजा चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। अरे पूजा, तुम मेरे होते हुए क्यों चिंता कर रही हो? माँ बाबूजी के जाने के बाद तुम ही तो मेरा सहारा हो। राज की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर उसके माता पिता के जाने के बाद पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसी समय राजा के चाचा जी मनोहर, सुशीला और उनका बेटा विक्रम वहां आते हैं। अरे बच्चों, कैसे हो? ठीक तो हो ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बीत रही होगी ना भैया भाभी के जाने के बाद। हम ठीक है चाचा जी, अब जो है उसी में खुश है। खुश? वो भी झोपड़ी में। तुम्हारे हिस्से की जमीन को हमारे नाम कर देते तो हम तुम दोनों को अपने यहाँ रहने देते। तुम दोनों बहुत खुश रहते हमारे साथ। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। इनका घर भी पुराना हो चुका है और अब ये जमीन भी यूं ही पड़ी है, बर्बाद हो रही है। यह सब सुन के राज की आंखों में आग सी चमक उठी। हमें किसी की जरूरत नहीं। बाबूजी की जमीन हमारी माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है। उसे हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अरे राज, तुम्हारी जो खेतों की जमीन है वो तो बंजर ही पड़ी हुई है ना। और वैसे भी दुनिया समझदारी से चलती है। और देख लेना, एक दिन रोते हुए आओगे हमारे पास, तब समझ आएगा कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ा करते। राज और पूजा को यह सब सुनाकर तीनों वहां से निकल गए और पूजा यह सब सुन के उसका चेहरा उतर गया। भैया, क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? हाँ पूजा, पर जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। रात को चूल्हे के आगे बैठी हुई पूजा राज से बोलती है। भैया, मैंने माँ के कंगन को संदूक में रख दिया है। और हाँ भैया, कल गांव में भागवत कथा है, चलोगे ना? मन को थोड़ी शांति मिलेगी। हम नहीं चलेंगे पूजा। लोग सोचते हैं कि हम प्रसाद के लालच में जाते हैं। पर हम तो अच्छे हैं ना? हमने कभी किसी की मदद नहीं ली है। हमें डर कर नहीं जीना चाहिए। भगवान तो सब में है। तुम यही भगवान को पूजना और मंदिर भी जाना, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं। यह सब बात करके दोनों एक साथ बैठकर रात का खाना खा के सोने जाते हैं। अगली सुबह दोनों अपने जमीन को देखने जाते हैं, जिसमें दोनों ने मेहनत करके थोड़ी सी सब्जियां उगाई थी। अच्छा हुआ कि माँ बाबूजी के जाने के बाद हमने ये जमीन बेचा नहीं। अभी देखो, हमने मेहनत करके कितनी सारी सब्जियां उगाई है। अब हम किसी व्यापारी को ये बेच के थोड़े पैसे कमा सकते हैं। अरे आप मायूस मत हो भैया, मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है। मैं वो करके घर खर्चे निकालूंगी। आप बस घर संभालना। कोई जरूरत नहीं तुझे ये सब करने की। तू क्या मुझे बेकार समझती है? तू घर पर ही मैं लोगों के घर काम करने जाऊंगा। और मुझे बांस की चीजें बनाना भी आती है, जो बाबूजी ने सिखाया था। ये करके मैं घर का गुजारा निकाल लूंगा।
ये सब बात करके दोनों कुछ समय अपने खेत में व्यतीत करने के बाद घर आते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात को जब दोनों सोने जाते हैं तब दोनों अपने मुश्किल भरी जीवन के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। भैया, माँ बाबूजी के बिना ये रातें और भी डरावनी लगती हैं। सब कुछ खाली लगता है ना भैया? हाँ पूजा, पर अब हम माँ बाबूजी दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें हार नहीं माननी। ये जमीन, ये घर, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमें इसे बचाना है किसी भी कीमत पर। यही सब तो माँ बाबूजी की यादें हैं। राज बहुत ही हिम्मती था। वह तो किसी से भी मदद नहीं लेना चाहता, लेकिन उसे अपनी बहन को लेकर बहुत चिंता होती थी। अगले दिन जब दोनों अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि उनकी जमीन के बीच एक खूंटी गड़ी हुई थी। भैया, ये जमीन के बीचों बीच खूंटी कौन गाड़ गया? ये तो कल यहाँ नहीं थी और ना ही हमने इसे गाड़ी है। जरूर इसे कोई यहाँ गाड़ गया है। ये जरूर हमारे चाचा चाची का काम होगा, लेकिन ये काम बिना किसी सरकारी आदमी के नहीं होता। इसका मतलब हमारे खेत को ये लोग बांटने की साजिश चला रहे हैं। उसी वक्त दूर से मनोहर ब्याह आता दिखा और उसके साथ सुशीला और उनका बेटा विक्रम भी था। तीनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे बच्चों, घबरा क्यों रहे हो? हम तो बस मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद जमीन की देखभाल जरूरी है। तुमसे अकेले तो होगा नहीं। चाचा जी, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। ये जमीन हमारी माँ बाबूजी की निशानी है। इसे हम किसी के हवाले नहीं करेंगे। अरे बच्चों, ऐसे कैसे नहीं दोगे? ये जमीन तो तुम्हारी और विक्रम के दादाजी ने अपने दोनों बेटों को बराबर हिस्सा करके दिया था। लेकिन शायद तुम्हारे पिता अपने आखिरी दिनों में तुमसे ये बात बोलना भूल गए। इतने साल तो हम साथ ही खाए पिए हैं। हम तो तुम्हारे भलाई ही चाहते हैं। अब ये दुश्मनी क्यों? दुश्मनी तो तब शुरू हुई चाचा, जब आपने हमें अकेले समझकर हमारी जमीन पर नजर डाली। और चाची, दुश्मनी तो आप लोग हम दोनों से निकाल रही हो। अरे पूजा, इतनी गर्ज क्यों रही हो? छोटी बनकर रहो। ऐसे बड़ों के बीच मत बोलो। अरे जाओ, कैसे बड़े लोग? जिनकी सोच छोटी होती है वे उम्र में बड़े होकर भी सम्मान के हकदार नहीं होते। पूजा, तू कुछ मत बोल। और हाँ, अब अगर आप लोग हमारे खेत के पास भी आए तो अच्छा नहीं होगा। हम कमजोर दिखते हैं पर डरते नहीं। ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। जब जमीन के सरकारी कागजात आएंगे तो देख लेना। जब तुम्हारे नाम नहीं निकलेंगे तो खुद समझ जाओगी कि जमीन किसकी है। इतना कहकर तीनों वहां से चले गए। राज और पूजा कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। भैया, क्या वो सच में कागज बदलवा सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं पूजा। लालच में आदमी अंधा हो जाता है। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हमें बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। उसी दोपहर दोनों गांव के सरपंच गोविंद राय के पास पहुंचे। चौपाल में कुछ गांव वाले बैठे थे और वहां पहले से ही मनोहर बैठा हुआ था। सरपंच जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा चाची जमीन हड़पना चाहते हैं और शायद पटवारी से मिलकर फर्जी कागज बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बेबस हैं। हमें अपनी माँ बाबूजी की जमीन किसी हाल में नहीं देनी। कृपया आप हमारी मदद करें। मनोहर जी, अगर ये सच है तो ये गांव की मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के नाम पर ठगी करना यहां नहीं चलेगा। सरपंच जी, ये दोनों हमें बदनाम कर रहे हैं। हम तो बस जमीन की चिंता कर रहे हैं। इन दोनों बच्चों को क्या पता जमीन के बारे में?
मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए अब मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ेगा। तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है। हमने इन बच्चों को बचपन से देखा है, ये झूठ नहीं बोल सकते। मनोहर के मुंह में राम, बगल में छुरी, हम सब समझते हैं। इसके बारे में सरपंच ने इस बात को अगले दिन पंचायत में विस्तार से निकालने की बात की और फैसला अगले दिन देने की बात कही। दोनों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। रात को झोपड़ी में दोनों आपस में बात करते हुए, भैया, क्या कल हमारा साथ देंगे गांव वाले? देखते हैं क्या होता है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। आखिर माँ बाबूजी के जाने के बाद मदद ही कहाँ की किसी ने हमारी। हमें बस भगवान पर भरोसा रखना होगा। माँ बाबूजी तो नहीं है, पर उनका आशीर्वाद जरूर है। आप देखना भैया, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रात गहरी हो चली थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और हवा में कुछ सिसकियां थीं और उन सिसकियों में पूजा की भी सिसकियां शामिल थीं। दोनों को चिंता की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। भैया, विश्वास ही नहीं होता है ना कि हम अब अकेले हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाबूजी अचानक आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। हाँ पूजा, मुझे भी उनकी कमी खटकती है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन भैया, जब माँ बाबूजी गए तब सबने कहा था हम हैं तुम्हारे साथ। फिर धीरे धीरे सब दूर होते गए। चाचा चाची तो जैसे बस हमारे हिस्से की जमीन के लिए ही हमारे करीब थे। राज की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाया। उसे अपनी बहन के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। दुनिया बहुत चालाक है पूजा। रिश्ते अब खून से नहीं, धन दौलत से बनते हैं। लेकिन हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे।